आप तमामी हाज़रीन नाजरीन व सामईन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 2020 में जो आपका एंट्रेंस होने वाला था एग्जैक्ट डेट पे वो किसी कारण कह सकते हैं ड्यू टू सम टेक्निकल इशू या ड्यू टू सम क्राइसिस नेचुरल डिसास्टर ऑफ कोविड-19 इसकी वजह से पोस्टपोन कर दिया गया। तो लेकिन वो एग्ज़ाम तो होगा आपका चाहे जब हो, इसलिए कि बगैर एग्ज़ाम के आपका एडमिशन नहीं होगा। वो एग्ज़ाम होगा, थोड़ा सा अगर पोस्टपोन हुआ तो आपको टाइम मिल गया तो आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है, इसलिए कि सभी लोग अच्छे से प्रिपरेशन में लग गए हैं। तो ये मैं प्रैक्टिस सेट बना रहा हूँ डेली, जो अभी तक 25 प्रैक्टिस सेट हो गए। 50 नंबर जो आपका जनरल होगा उसको टारगेट करके बना रहा हूँ। अगर इन 50 नंबर पे आप कमांड हासिल करना चाहते हैं तो ज़रूर ये 25 जो प्रैक्टिस सेट बना दिए गए हैं उन्हें देखें और कंटिन्यू इस पर काम किया जा रहा है। अगर देख ले रहा है तो जिसमें मैं जनरल उर्दू, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, टीचिंग एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी सारे एरियाज़ को कवर करते हुए चल रहा हूँ। उसके अलावा उर्दू पे भी काफ़ी क्वेश्चंस बनाए जा चुके हैं। उर्दू के सारे प्रीवियस वीडियोज़ देख ले रहे हैं तो आपकी तैयारी इंशाल्लाह हो जाएगी। SST सोशल साइंस में भी काम किया जा रहा है। उन तमाम वीडियोज़ को देखने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा ओवरऑल की मानू में क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं सर ये 50 नंबर जो होगा सबके लिए इक्वल होगा जनरल का, तो मैं बताना चाहूँगा जितने लोग भी देख रहे हैं कि हाँ वो 50 नंबर जो आपका फर्स्ट वाला मतलब पार्ट ए का होता है वो सबके लिए जनरल होता है, ठीक है। तो सभी लोग देखें, इवन कि ये BEd MAd DLEd के लोग देख सकते हैं, इसलिए कि MAd में भी आपका जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज के जनरल इंग्लिश और जनरल उर्दू के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो लोग भी देखें, फ़ायदा उठा सकते हैं इससे। DLEd के लोग पूरा देखें, 100% के लिए फ़ायदेमंद है। BEd के लोग सारे सब्जेक्ट को लोग एकदम देखें, इसलिए कि यहाँ से ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा। तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए एनालिसिस करके मैं ये क्वेश्चन लाया हूँ। जिस तरह यहाँ पे दिख रहा होगा कि किसके लिए है ये SST MCQs उर्दू। SST MCQs उर्दू क्यों है? इसलिए कि उर्दू लैंग्वेज में क्वेश्चन को सेट किया गया, ठीक है। मानू एंट्रेंस टेस्ट क्वेश्चन इस सेट 25 है आपको, तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं कि ये सेट आप PDF कहाँ पे पढ़ सकते हैं, कहाँ पे इसको रीडेबल PDF है, ठीक है। वहाँ से अगर आप लोड करना चाहेंगे तो लोड नहीं होगा, वो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं या फिर उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा कि आप लोग वहाँ से पढ़ें, इसलिए कि 1-2 बार पढ़ेंगे तो आसानी होगी। PDF से उतना एडवांटेज नहीं होगा। 1 मरतबा 2 मरतबा आप प्रैक्टिस करें, वीडियो देखें, वो आपके लिए परमानेंट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो बेहतर तरीका होगा। समाजी उलूम सोशल साइंस के लिए ये आपका है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपको PDF के लिए अगर गूगल के थ्रू आप जा रहे हैं तो मेरे बनाए हुए PDF को कैसे पढ़ सकते हैं, तो लास्ट में बने रहिए। तो मैं बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे दिया हूँ, वहाँ से मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे मैं इस रीडेबल PDF का लिंक भी देता हूँ, वीडियो का लिंक भी प्रोवाइड करवा देता हूँ। लोग का मतलब कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस एक अच्छी चीज़ है। अगर आपको 10-15 क्वेश्चन डेली दिया जा रहा है किसी सब्जेक्ट पे जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो उस पर प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी आंसर करने की कोशिश करें, ठीक है। जो लोग अभी देख रहे हैं वो लोग भी, जो बाद में देख रहे हैं वो लोग भी एक कॉपी लेके बैठे, जो आंसर सही हो उस पर सही का निशान, जो गलत हो उस पर गलत का निशान ज़रूर लगाएं। और 15 में से कितने सही कर रहे हैं ये ज़रूर वो लोग एनालिसिस करें, अपना एक तरह का तयन कदर करें। किसने अपनी दारुल हुकूमत को दिल्ली से देवनागरी मुंतकिल किया, ठीक है। किसने अपना दारुल हुकूमत किसे बोलते हैं? कैपिटल को, राजधानी को। ये आप याद रखें। वर्ड मीनिंग कुछ डिफ़िकल्ट हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। दारुल हुकूमत सदर दफ्तर को हेडक्वार्टर बोलते हैं। तो मैं जितने भी क्वेश्चंस बनाता हूँ उसके अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं उन्हें बताने की कोशिश करता हूँ, इसलिए कि काफ़ी डिफरेंट स्ट्रीम्स या मीडियम ऑफ लैंग्वेज से बच्चे आते हैं जिनको उर्दू में थोड़ी दुश्वारी होती है, तो उनके लिए आसानी है कि अगर वो टर्म्स को समझते हो चलिए, और अगर दिक्कत है तो इन्हें नोट कर ले, मैं कहना चाहूँगा, ठीक है। आंसर यहाँ देखिएगा, सवाल देखिए, किसने अपनी दारुल हुकूमत को दिल्ली से देवनागरी मुंतकिल किया, ठीक है। तो किसने अपना जो कैपिटल है उसको दिल्ली से देवनागरी मुंतकिल कर दिया था, ये बताना है। अल्तुतमिश आपके ऑप्शन में है, बलबन है, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो क्या होगा इसका सही जवाब? सवाल नंबर 1 का सही जवाब अगर देखते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवनागरी अपना जो कैपिटल दारुल हुकूमत था उसको मुंतकिल कर दिया था, ट्रांसफ़र कर दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन जो 4 होगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मोस्टली ये क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री के मिलेंगे, तो ये आपके कह सकते हैं कि GK के जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ भी कारगर है। जो सोशल साइंस, SST समाजी उलूम के बच्चे हैं उनके लिए भी कारगर है। तो सभी लोग देखें, इसलिए कि GK और SST में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्वेश्चंस दोनों के एक जैसे होते हैं, मिल के आ जाते हैं। GK में SST का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या SST में GK के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। सेकेंड नंबर सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 में कहा जा रहा है मुग़ल सल्तनत का बानी कौन था, यानी हु इज़ द फाउंडर ऑफ मुग़ल डायनेस्टी, ठीक है। मुग़ल एम्पायर का
बानी कौन था डायनेस्टी, ठीक है, को मतलब उसका स्थापक कौन है ये बताना है। अकबर, हुमायूं, बाबर, औरंगज़ेब। काफ़ी आसान है, काफ़ी मतलब हिस्ट्री से अगर आपका थोड़ा बहुत भी लगाव है तो आंसर आप सही करेंगे। तो 2 का राइट आंसर देखते हैं, बिल्कुल बाबर का नाम सर फहरिस्त आता है, ठीक है। मुग़ल सल्तनत के बानी जो माने जाते हैं वो बाबर हैं, ठीक है, तो बाबर का नाम सर फहरिस्त आता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है मरो या मारो नारा किसने दिया? डू और डाई। डू और डाई, क्योंकि मैं ट्रांसलेट कर दिया हूँ, हो सकता है कि ट्रांसलेट करके आ जाइए। डू और डाई एक स्लोगन है, ये किसने दिया ये बताना है आपको। काफ़ी मशहूर है, एक तरह का इनकलाब है, एक तरह का रिवोल्यूशन पैदा करने वाला स्लोगन है, नारा है। किसने दिया था ये बताना है आपको। ऑप्शन 1 में जवाहरलाल नेहरू, तिलक, ठीक है, गांधी जी या सरदार पटेल। तो किसने दिया था ये बताना आपको यहाँ पे। 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 3 का सही जवाब अगर देखते हैं तो मोहनदास करमचंद गांधी का नाम सर फहरिस्त आता है। उन्होंने कहा डू और डाई का ये स्लोगन दिया था, ठीक है, लोगों के अंदर एक तरह का हौसला बुलंद करने के लिए कि आज़ादी हमारा मतलब हक है, उसे हमें चाहिए। तो अगला देखते हैं, एक और क्वेश्चन स्लोगन से रिलेटेड है, वो है कि आज़ादी हमारा पैदाशी हक है और हम इसे लेकर रहेंगे, किसने कहा, ठीक है। जैसे मतलब स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। इसका अंग्रेज़ी अगर देखते हैं, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। एग्जैक्ट अंग्रेज़ी की लिबर्टी या फ्रीडम नहीं उसके जगह इस्तेमाल हुआ है, स्वराज इस्तेमाल हुआ है। तो चूँकि मैं उसको उर्दू में तर्जमा किया हूँ तो कुछ ऐसे ही तर्जमा होगा, आज़ादी हमारा पैदाशी हक है और हम इसे लेकर रहेंगे, ठीक है। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये स्लोगन किसने दिया था आपको बताना है। लाला लाजपत राय, तिलक है, गांधी जी, सरदार पटेल। तो 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 4 का यहाँ पे सही जवाब जो होगा बिल्कुल यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन 2 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, कि आज़ादी हमारा पैदाशी हक है और हम इसे लेकर रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन 2 में कहा जा रहा है बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि गांधी जी को आधा नंगा फ़कीर, ठीक है, किसने कहा? गांधी जी को आधा नंगा फ़कीर मतलब हाफ नेक्ड बेगर, हाफ नेक्ड बेगर बोलते हैं इसको, हाफ, छोड़िए लिखने की ज़रूरत नहीं है, हाफ नेक्ड बेगर यानी आधा नंगा फ़कीर किसने कहा था? माउंटबेटन, चर्चिल, फिशर, साइमन, किसने कहा था? आई होप कि सभी लोग आंसर सही करेंगे और आप लोग खुद इवैल्यूएशन करें। और जो लोग बाद में देख रहे हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर पहली बार चैनल पे आए हैं वो लोग तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसलिए कि मानू से रिलेटेड या दीगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पे कंटेंट दिए जाते हैं। इवन कि नेट JRF के जो क्वेश्चंस होते हैं उर्दू के वो भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं, सीटेट के भी क्वेश्चंस या सीटेट की प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो ये सारी वीडियोज़ आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो चैनल पर आए पहली बार सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो, मानू से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेटिव हो या एजुकेशन से रिलेटेड या मानू में एडमिशन या आपका जो काउंसलिंग है, एग्जाम डेट एक्सेट्रा जो रिक्वायरमेंट चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ों को मैं प्रोवाइड करवाता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और अगर सब्सक्राइब की है, बेल आइकॉन नहीं दबाएं तो बेल आइकॉन दबा के रखें, अदरवाइज़ आपको नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। 5 का आंसर कीजिए। 5 का आंसर यहाँ पे बिल्कुल जो आपका सही हो जाएगा, चर्चिल ने कहा था। चर्चिल ने कहा था आधा नंगा फ़कीर, हाफ नेक्ड बेगर। यहाँ पे 2 जो है बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। 6 नंबर देखते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा? ये स्लोगन किसका है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा यानी किसने स्लोगन दिया? भगत सिंह, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल। तो 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 6 का सही जवाब अगर देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का नाम सर फहरिस्त आता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम लिबर्टी, ठीक है, आज़ादी, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये आपका बिल्कुल कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में कहा जा रहा है हिंदुस्तानी दारुल हुकूमत को कलकत्ता से दिल्ली कब मुंतकिल किया गया? हिंदुस्तानी दारुल हुकूमत को कलकत्ता से दिल्ली कब मुंतकिल किया? काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि मतलब हिंदुस्तानी दारुल हुकूमत, चूँकि हिंदुस्तान मतलब जो इंडिया का जो कैपिटल है उसको कलकत्ता शिफ्ट कर दिया गया था, फिर कलकत्ता से दिल्ली कब उसको शिफ्ट किया गया ये बताना है आपको। आपके ऑप्शन से 1 में है 1910 में, 1911 में, 3 में है 1920 और 4 में
1935। आई होप कि सभी लोग इसका आंसर सही करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे दिल्ली जो हिंदुस्तान का मतलब दारुल हुकूमत है, ये पहले आपका कलकत्ता था, इसको शिफ्ट किया गया था 1911 में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। किसको कब शिफ्ट किया गया था? 1911 में, 1911 में कलकत्ता से दिल्ली इसको शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन 2 यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि अकबर की पैदाइश कहाँ पर हुई थी? अकबर की पैदाइश कहाँ पर हुई थी ये बताना है। सिंध, अमरकोट, ईरान या अजमेर। तो 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 8 का सही जवाब बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा, अकबर से रिलेटेड एक सवाल और पूछा जाता है कि मुग़ल मतलब रूलर्स में सबसे मतलब मुग़ल रूलर्स में जाहिल रूलर या इलिटरेट रूलर कौन था? ठीक है, तो इलिटरेट अगर नाम कहीं पूछा जाता है आपके हिस्ट्री में तो वो अकबर का ऑप्शन अगर है तो वो वहाँ पे सही होगा। इसे आप नोट कर लें। ठीक है, अब पूछा जाता है कि मुग़लिया हुक्मरानों में एक इलिटरेट हाकिम कौन रहा? ठीक है, तो अकबर का नाम वहाँ भी पूछा जाता है, तो अकबर का नाम वहाँ पे अगर है तो वही उसका सही आंसर होगा। इसलिए कि मुग़लिया दौर हुकूमत में अगर कोई जाहिल हाकिम रहा तो वो अकबर का नाम आता है तारीख़ में। तो यहाँ पे आंसर देखते हैं 8 का सही आंसर क्या होगा। 8 का सही आंसर बिल्कुल अमरकोट में इनकी पैदाइश हुई थी। ठीक है, तो ये अमरकोट यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। अकबर की पैदाइश अमरकोट में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने किसकी मदद से आज़ादी की तहरीक चलाई? ठीक है, आज़ादी की तहरीक। ठीक है, मोमेंट ऑफ फ्रीडम एक तहरीक चलाए थे वो। आज़ादी की तहरीक यानी आज़ादी हासिल करने के लिए वो एक तहरीक चलाए थे। तो किसकी मदद से, किस कंट्री की मदद से वो सुभाष चंद्र बोस इस मतलब कदम को आगे बढ़ाए थे? जर्मनी, जापान, सिंगापुर या बर्मा? किसके मदद से ये बताना है। 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 9 का सही जवाब देखते हैं तो जापान की मदद से उन्होंने ये कदम स्टेप लिया था, ये कदम उठाया था, मतलब आज़ादी की तहरीक चलाई थी उन्होंने। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो 2 में कहा जा रहा है ये बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, यानी जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहली हुकूमत करने वाली खातून का नाम क्या है? दिल्ली सल्तनत यानी मतलब दिल्ली डायनेस्टी में कौन सी एक ऐसी रूलर थी जो फीमेल थी, उनका नाम बताना है। आपके ऑप्शन है मुमताज़ महल, रज़िया बेगम, जीनत बेगम, कोई नहीं। तो 10 का सही जवाब क्या होगा? आई होप कि सभी लोग इसका भी आंसर सही करेंगे। काफ़ी मतलब चर्चित क्वेश्चन है, चर्चित प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल रज़िया बेगम का जो नाम है ऑप्शन 2 में ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहली हुकूमत करने वाली खातून का नाम है रज़िया बेगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी के सियासी उस्ताद कौन थे? मतलब हु वाज द पॉलिटिकल टीचर ऑफ, या गुरु कह लीजिए, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, चूँकि गुरु आपका जो इंग्लिश में क्वेश्चन बनता है गुरु ही बनता है, तो गुरु ही मान के चलें या टीचर मान के चलें, कुछ भी मान के चलें, चूँकि उर्दू में इसको हम उस्ताद तर्जमा करेंगे। तो महात्मा गांधी के सियासी उस्ताद कौन थे ये बताना है। बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन 1 में बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर दादा भाई नौरोजी या कोई नहीं। तो क्या होगा इसका सही जवाब? 11 का सही जवाब अगर देखते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले का नाम सरे फहरिस्त आता है महात्मा गांधी के सियासी उस्ताद होने में। तो यहाँ पे 2 का जो ऑप्शन है बिल्कुल ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इत्तेफाक से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नहीं पढ़ा। ठीक है, यहाँ पे पड़ गया, देखिए बीच में आ गया, कोई बात नहीं। चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, ये एक स्टेटमेंट है, चूँकि और स्टेटमेंट ये एक तरह का कह सकते हैं कि साइकोलॉजी का स्टेटमेंट है। और हिस्ट्री का एरिया इतना ब्रॉड होता है, जीके का एरिया इतना ब्रॉड होता है कि कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जितने साइकोलॉजिस्ट हैं, जितने फिलोसफर हैं, उनका भी नाम कहीं न कहीं आ ही जाता है। तो ये एक तरह का फ़िलासफ़ी कह लीजिए या साइकोलॉजी से भी जो क्वेश्चंस बने वो भी आपका जीके में आ जाते हैं। तो उन्हीं में से देखते हुए मैं एक को दाखिल कर लिया हूँ, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। क्योंकि बीएड में क्या होता है, बीएड में सारी बातें जो पढ़ाई जाती हैं साइकोलॉजी बेस की होती हैं कि आप बच्चे को अपने साइकोलॉजी के बेस पे कैसे समझेंगे, आप बच्चों के साइकोलॉजी को आप क्या समझेंगे कि बच्चा क्या चाह रहा है, आप पढ़ाया जा रहा है, बच्चा समझ रहा है नहीं समझ रहा क्या है। तो उन्हीं तमाम बातों को समझने के लिए, जानने के लिए साइकोलॉजी पढ़ाया जाता है। बीएड का पूरा एकदम कह सकते हैं दारोमदार साइकोलॉजी बेस है। ठीक है, तो साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन किसने कहा? आपके ऑप्शन यहाँ पे है
विलियम वुडवर्थ है, विलियम शेक्सपियर है, रूसो है, कोई नहीं। तो यहाँ पे 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 12 का सही जवाब देखते हैं। बिल्कुल यहाँ पे विलियम वुडवर्थ ने कहा था चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, ठीक है। मतलब तर्जमा अगर करें बच्चा, ठीक है, आदमी का बाप होता है, ठीक है, बच्चा आदमी का बाप होता है। यानी बच्चे को यहाँ पे एक तरह वैल्यू दी गई है, ठीक है, कि बच्चा ऐसा नहीं कि उसकी कुछ वैल्यू नहीं है, आदमी जो है उसका बाप होता है, यानी सब प्रायोरिटी जो है बच्चे को दी गई है यहाँ पे। 13 नंबर देखते हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा है? तो एकदम धावा बोल के आप लोग आंसर करेंगे, कोई इसमें दो राय नहीं है, पढ़ दे रहा हूँ ऑप्शन। महात्मा गांधी, इकबाल, जवाहरलाल नेहरू, कोई नहीं, अल्लामा इकबाल यहाँ पे है। तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर भी क्या हो जाएगा? 13 का बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है कि अल्लामा इकबाल, इसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा काफ़ी मशहूर है, काफ़ी चर्चित है, एक तरह का हुब्बुल वतनी से इसका ताल्लुक़ है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे कदीम वेद कौन सा है? ये लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, सबसे कदीम वेद कौन सा है? लास्ट में बताऊंगा कि आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा, और मैं व्हाट्सअप नंबर भी देंगे। अगर आपको ग्रुप नहीं मिल रहा है तो ग्रुप 2 जो है मिल रहा है, तो ग्रुप 2 में आप लोग प्लीज़ ज्वाइन होइएगा। ग्रुप 1 में नहीं, ग्रुप 1 का जो स्ट्रेंथ है फुल हो गया। टेलीग्राम का भी लिंक है, टेलीग्राम पे अगर आप लोग ज्वाइन होंगे तो अच्छा होगा, वहाँ पे काफ़ी स्ट्रेंथ है, ठीक है। सबसे कदीम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे कदीम, विच वन ऑफ देम इज़ द ओल्डेस्ट वेद, ठीक है। तो वेद ये आपका एक तरह का कह सकते हैं कि हिंदुज़म की एक कदीम बुक है। तो कौन सा इसमें सबसे कदीम वेद है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो 14 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का यहाँ पे राइट आंसर जो आपका हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे ऋग्वेद जो है ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये सीक्वेंसली भी दिया गया। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये सीक्वेंसली भी है, मतलब तरतीबवार भी है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब पहली बार अगर चैनल पे हैं, आए हैं और मानव से रिलेटेड प्रिपरेशन चाहते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो बनाया जाए मानव से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। अपडेट रहे चैनल से, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इन फ्यूचर मिलने वाली है। इंडस तहज़ीब में सबसे अजीम गुस्ल खाने का निज़ाम कहाँ पाया गया है? इंडस तहज़ीब में, मतलब इंडस सिविलाइजेशन में सबसे अजीम गुस्ल खाना, मतलब कह सकते हैं ग्रेट बाथ। अजीम गुस्ल खाने को कहते हैं ग्रेट बाथ, मतलब इंडस वैली में ग्रेट बाथ कहाँ पे पाया गया है ये बताना है, ठीक है। इसलिए कि काफ़ी ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इंडस वैली के लोग भी एक तरह का जो उनके गुस्ल खाने का निज़ाम होता था काफ़ी एक तरह का सीक्वेंसली ग्रैंडरी वे में बनाते थे, एक तरह तरतीबवार बनाते थे। जिस तरह आज हम एक तरह का सिस्टम से बनाते हैं कि हमारा जो गुस्ल खाना होगा सीरियल वाइज होगा, इस तरह उस टाइम पे भी लोग बनाते थे। तो ये कि कदीम ज़माने में भी लोग एक तरह का सिविलाइज्ड थे और मतलब तहज़ीब याफ्ता थे, उन्हें सारी चीज़ों के बारे में पता था। तो मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है, लोथल है, कालीबंगा। तो 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे जो अजीम गुस्ल खाना या ग्रेट बाथ का सिस्टम जो पाया जाता था आपका ये मोहनजोदाड़ो। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल ये सही हो जाएगा। तो ये कुछ 15 क्वेश्चन थे, अगर कितने सही हुए आप लोग बता सकते हैं या फिर आपको इसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं थोड़ा सा, जो काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है। ब्लॉगर का लिंक डायरेक्टली मैं यहाँ पे पीडीएफ रीडेबल डाल देता हूँ, आप जाके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये लिंक है a2zinfo124.blogspot.com करके आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो डायरेक्टली आप मेरे पेज पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट जो खुलेगा या उसके नीचे आपको लिखा रहेगा यू कैन गेट लॉट ऑफ द सॉल्यूशंस, वहाँ जाके आप डायरेक्टली सर्च बॉक्स में आपको अप साइड में एक लेफ्ट में कॉर्नर मिलेगा सर्च बॉक्स, तो वहाँ जाके जो सेट आपको चाहिए उन सेट को आप पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। एक वीडियो भी मैं बना दिया हूँ कि मेरे बनाए हुए रीडेबल पीडीएफ को कैसे आप पढ़ें, या मैं फिर एक आज वीडियो बना दूंगा कि उस पीडीएफ को आप कैसे पढ़ें, इसलिए काफ़ी दुश्वारी होती है लोगों को, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करें, सारे प्रैक्टिस सेट को देखें। उसके अलावा बहुत सारे आर्टिकल से एजुकेशन है जो मैं लिखते रहता हूँ, तो वो भी वहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ, तो आप लोग उन्हें भी पढ़ सकते हैं। आप लोगों में से अगर कोई इंटरेस्टेड है जो आर्टिकल्स लिखते हैं उर्दू, हिंदी, इंग्लिश में किसी भी टॉपिक पे, तो वो लिख सकते हैं या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि मैं लिखना चाहता हूं, तो मैं उन्हें गाइड कर दूंगा। इससे आपकी राइटिंग स्किल जो है एक तरह का इंप्रूव होगा, लिखने का तरीका पता चलेगा और आगे जाके इंशाल्लाह एक अच्छे राइटर बनेंगे, मुसन्निफ बनेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है और ये चैनल उनके लिए है जो लोग ब्लॉगर पे पढ़ रहे हैं, ताकि वो लोग आके इस चैनल पर वीडियो देख सके। तो कुछ 15 में से कितने सही हुए ये ज़रूर आंसर करें। दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह नंबर मैं दे दे रहा हूँ, अगर दिक्कत हो रही है आपको लिंक पाने में, मतलब ग्रुप पाने में, तो यहाँ पे मुझे खाली मैसेज करेंगे, मैं आपको ऐड कर दूँगा। 9839742161 9839742161 9839742161। तो इस पर आप मैसेज करेंगे, अपना नाम लिखें प्लीज़, नाम नहीं लिखते हैं आप लोग, नाम लिखें ताकि मैं ग्रुप में ऐड कर दूं, ठीक है। या जिसमें ऐड होना हो उसमें बताएं, आप लोग लिख दें टेलीग्राम
या व्हाट्सएप, तो मैं वहाँ पे आपको ऐड कर दूँगा। दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू, खुदा हाफिज़, टेक केयर।